हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक, यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड कैटालिस्ट। इस चैप्टर में हम कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को देखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को देखेंगे, उत्प्रेरकों को देखेंगे, उनके महत्व को देखेंगे, कहाँ कहाँ उत्प्रेरक किस प्रकार से काम आते हैं वो देखेंगे, उनके गुणों को देखेंगे, उनके यूजेस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारे पहले लेक्चर के साथ। ये लेक्चर भौतिक एवं रासायनिक गुणों से संबंधित है। तो इस लेक्चर में सिर्फ मैं भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में बताने वाला हूँ। अगले जो लेक्चर होगा वो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ एक समझने का लेक्चर है, उसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है, वो आगे तक हमारे काम आता है। इसलिए गाइस बने रहिए मेरे साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सबसे पहले देखते हैं हम भौतिक और हम रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें पदार्थ के गुणों में, कौन से गुणों में? भौतिक गुणों में। जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है वो तो होता है भौतिक परिवर्तन। और जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन को क्या कहते हैं हम? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन कैसे? जैसे उसका रंग बदल जाए, उसकी गंध बदल जाए, उसकी भौतिक अवस्था बदल जाए, तो वो भौतिक गुणों में आता है। रासायनिक गुणों में कैसे? जैसे उसका संगठन ही बदल जाए, मतलब उसका अणु का निर्माण किस प्रकार से हो रखा है, उसमें जो संरचना है वो किस प्रकार से है, अणु आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, वो होता है संगठन। अगर वो संगठन ही चेंज हो जाए तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ये है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तनों की अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या होगी कि ये वे परिवर्तन हैं जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे तो हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो हम परिवर्तन करते हैं, यानी कि जिसके कारण परिवर्तन हो रहा है, अगर हम उस कारण को हटा दें तो पदार्थ वापस हमें उसी अवस्था में प्राप्त हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन होता है अस्थायी होता है, यानी कि अगर कभी यहाँ है, कभी इस अवस्था से इस अवस्था में बदल रहा है, तो इस अवस्था से इस अवस्था में बदल रहा है, यानी उत्क्रमणीय है। इस अवस्था से इस अवस्था में और इस अवस्था से इस अवस्था में दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन जो होता है वो स्थायी नहीं होता है। दूसरी तरफ रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। क्यों होता है? क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जो अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे C+O2 CO2। तो इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। ये पदार्थ अब वापस इसमें नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि ये इरिवर्सिबल यानी कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और इसे ही कहते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। इसमें इसके भौतिक गुणों में चेंज हो गया। यहाँ पर ये कार्बन ठोस था, O2 गैस थी, और CO2 वो भी गैस आ गई। ठीक है, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तनों में क्या होता है कि जो भी नया पदार्थ बन रहा होता है उनका संगठन चेंज हो जाता है। अब जैसे यहाँ देख लो तो कार्बन, सिर्फ कार्बन है, ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं कुछ ऐसे। ये हो गया, इन दोनों का संगठन अलग अलग है। अब इसका संगठन क्या है? C+O। ये इन दोनों से अलग है, यानी कि इसके संगठन में ही चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि एक नया पदार्थ बन गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो स्थायी परिवर्तन होता है। ये हो गई बात रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तनों की। अब अगर हम इनमें उदाहरण देखें, भौतिक परिवर्तन में उदाहरण देखें तो जैसे जल का वाष्प में बदलना और वाष्प का ठंडा होकर वापस जल में बदलना, ये हो गया। और रासायनिक परिवर्तन में देखें तो दूध का दही में जमना, बनी हुई सब्जी खराब हो जाना, लोहे पर जंग लग जाना, ये होते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब हम इन दोनों के अंतरों को एक सारणीबद्ध रूप में करेंगे ताकि हमें ये अच्छे से याद रहे। तो पहला अंतर हम देखें, जो अभी मैंने बताया कि केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, स्टेट, कलर यानी रंग, गंध, स्मेल, इन्हीं में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है कि पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है।
दूसरा हम देखें तो पदार्थ का संगठन यानी कि कॉम्पोजिशन वही रहता है। जैसे जल है, जल को अगर हम वाष्प में बदल दें तो भी जल जल ही रहेगा, अगर वाष्प को ठोस में बदल दें तो भी जल जल ही रहेगा, यानी कि उसका अणुसूत्र वही रहेगा H2O। हर स्थिति में, चाहे वो वाष्प हो, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, चाहे वो द्रव अवस्था में हो, हर स्थिति में जल का जो सूत्र होता है, जो संगठन होता है, वो H2O ही रहता है। उसमें जो H होता है वो ऑक्सीजन से उसी प्रकार जुड़ा रहता है जैसे ठोस, द्रव और गैस तीनों में रहता है। इसमें क्या होता है कि पदार्थ का संगठन ही बदल जाता है। तीसरा, अगर हम इसका परिवर्तन का कारण हटा दें, यानी कि जिसके कारण परिवर्तन हुआ है, अगर हमने जल को गर्म किया, गर्म करने के बाद वो वाष्प में बदल गया, तो अगर हम वाष्प को वापस ठंडा कर दे तो वापस वो जल में बदल जाएगा। यानी क्या किया कि गर्म किया, पहले तो गर्म कर दिया, अब वापस उसको ठंडा भी कर दिया, यानी कि परिवर्तन के जो कारण हुआ था वो हमने हटा दिया है, तो वापस हमें जल ही प्राप्त हो गया। पुनः इसमें क्या होता है कि इसमें प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर रासायनिक परिवर्तन हो गया तो जो अभिक्रिया हुई है उसके फलस्वरूप कुछ नया मिला है, उस नए को हम वापस पुराने में चेंज नहीं कर सकते हैं। चौथा, यह परिवर्तन अस्थायी होता है, बिल्कुल अस्थायी होता है। क्यों? अगर हम ठोस को द्रव में बदल रहे हैं, द्रव को वापस ठोस में बदल रहे हैं, तो परिवर्तन मतलब एक्सचेंज होता रह रहा है, इंटरचेंज होता रह रहा है, यानी कि परिवर्तन कैसा हो गया? अस्थायी हो गया। इसमें देखिए तो परिवर्तन स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि एक बार नया पदार्थ बन जाता है तो पदार्थ को हम वापस पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ उदाहरण कि उदाहरण किस प्रकार से होंगे इसके उदाहरण देखें तो लोहे का चुंबक बनना, भौतिक परिवर्तन में लोहे का चुंबक बनना, यानी कि लोहे को हम चुंबक बना सकते हैं। फिर अगर चुंबक को हम गर्म करें तो वापस वो लोहा भी बन सकता है। कपूर का ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाना, और फिर उसको जब हम हिमीकरण कर देते हैं तो जो वाष्प होती है वो वापस किस में बदल जाती है? ठोस में बदल जाती है। तो कपूर क्या होता है? ठोस होता है। ऊर्ध्वपातन में क्या हो जाता है कि कपूर डायरेक्ट गैसीय अवस्था में आ जाता है। जब वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है तो उसका अगर हम हिमीकरण कर दे, यानी कि उसको ठंडा कर दे, तो वापस वो कपूर में बदल जाता है। तीसरा हम देखें तो शक्कर का पानी में घुलना, यानी कि जब हम शक्कर को पानी में घोलते हैं तो क्या होता है कि हम इसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं शक्कर को पानी से। ये है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। दूसरा, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखें तो दूध का दही में जमना, यानी कि जब हम दूध को दही में जमा देते हैं तो क्या हम दही को वापस दूध में बदल सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जब जंग लग जाती है तो क्या हम जंग लगे हुए को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। दूसरा, कोयले का दहन, कोयले का दहन यानी कि जब कार्बन का दहन होता है, इसे हम कार्बन का दहन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सी होता है कार्बन होता है, कार्बन को हम कोयला कहते हैं आम भाषा में। उसमें O2 गैस जुड़ती है तो क्या होता है? CO2 बनता है, वो भी एक गैस होता है, यानी कि कोयले का दहन। क्या अब हम उस गैस से कोयले को प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। सो गाइज, ये थे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आई होप आप सबको ये समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके और अधिक से अधिक बच्चों को इससे सहायता हो सके। सो गाइज, अगली वीडियो में हम रासायनिक समीकरण के बारे में देखने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।